नमस्कार दोस्तों, सिद्धार्थ क्लासिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे सिंध पर अरबों का आक्रमण। देखिए 632 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती तो उनके उत्तराधिकारी 6 वर्षों के अंदर स्पेन, सीरिया, उत्तरी अफ्रीका और ईरान पर कब्जा कर लेते हैं या उन्हें जीत लेते हैं और अपने इस्लाम धर्म का विस्तार करते हैं। उसी से प्रेरित होकर सिंध की तरफ भी विस्तार करने के लिए सिंध पर आक्रमण का शुरुआत हुआ। एक ही कारण है, अभी कई कारणों पे हम जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंध पर आक्रमण का किस बात पुस्तक से या स्रोत क्या, जिससे हमें पता लगता है कि आपको बता दें सिंध पर सबसे पहले हर्षवर्धन के समकालीन सासीराम प्रथम का शासन काल था। उसके बाद उनके पुत्र द्वितीय सासीराम द्वितीय का शासन आया और सासीराम द्वितीय के एक अधिकारी थे चच, जो ब्राह्मण थे। उन्होंने उनकी हत्या करके सिंध पर कब्जा करके और ब्राह्मण वंश की नींव रखी और सिंध के आक्रमण के समय उनका पुत्र उस समय सिंध पर शासक था, राजा दाहिर। तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं स्रोत। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंध पर आक्रमण की स्रोतें हमें पता लगता है, तो एक पुस्तक है चचनामा। चचनामा एक पुस्तक है, मूल पुस्तक अरबी भाषा में है, लेकिन इसका खूफी जी ने फारसी में अनुवाद किया। खूफी फारसी में अनुवाद किया। मूल पुस्तक अरबी भाषा में है। उसके बाद एक अकबर के समकालीन 1600 ईस्वी में एक मोहम्मद मूसा ने तारीख-ए-हिंद लिखा। मोहम्मद मूसा ने इन दोनों पुस्तकों से भारत पर सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी होती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर कौन थे, तो आपका उत्तर होगा सिंध। उस समय ये बात और ध्यान रखिएगा, जिस समय अरबों का आक्रमण हुआ उस समय भारत अफगानिस्तान तक विस्तृत था, उसकी सीमा अफगानिस्तान तक रहती थी और ये सिंध वर्तमान में पाकिस्तान के अधीन है। इसलिए हम बात कर रहे हैं उस समय के भारत की। तो तारीख-ए-हिंद मोहम्मद मूसा। अब आते हैं कारण क्या था। तो देखिए भारत सोने की चिड़िया थी। भारत पहला कारण था, भारत में धन प्राप्ति की इच्छा। दूसरा राजनीतिक की अपने राज्य का विस्तार करना। तीसरा इस्लाम का प्रचार करना और इस्लाम का प्रचार करना। और चौथा कारण एक तत्कालिक कारण आया कि क्या नाम है, अरब व्यापारी श्रीलंका से व्यापार करके लौट रहे थे, तो सिंध के पास समुद्री डाकुओं ने व्यापारियों के जहाज को डूब लिया था, जो तत्कालिक कारण माना जाता था। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं खलीफा उमर के समय में से 636 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण का प्रयास किया गया। भारत पे आक्रमण का प्रयास किया गया, वो भी थाना महाराष्ट्र में है, वहां आक्रमण किया गया लेकिन असफल रहा। उसके बाद जब सिंध के डकैतों द्वारा अरब व्यापारियों के जहाज को लूटा गया तो इराक का जो सूबेदार हज्जाज था उसने राजा दाहिर से हर्जाना मांगा, तो दाहिर ने देने से इनकार किया। तो क्या कर रहा कि उस समय के जो खलीफा थे वाजिद जी, उनसे परमिशन लेकर सिंध पर आक्रमण करने के लिए सेनापतियों को भेजा। तो सबसे पहले उबैदुल्ला और वर्दुल को भेजा। दोनों आक्रमणकारी आए और सिंध पर सफल नहीं हुए। फिर एक तरह से वो कह लीजिए गुस्से में अपने दामाद और भतीजा, देखिए दामाद और भतीजा दोनों, मोहम्मद बिन कासिम को 1712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा और मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना लेके सिंध की तरफ सिंध पर आक्रमण करने के लिए मकराना के रास्ते से भारत में प्रवेश कर रहा है किया। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में अपनी सेना लेके मकराना के रास्ते से सिंध की तरफ बढ़ा और सबसे पहले उस देवल पर आक्रमण किया। देवल या दघोल, तो देवल पर आक्रमण किया। देवल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, व्यापार का केंद्र था और देवल चारों तरफ किले से बंद था। लेकिन एक गद्दार ब्राह्मण के द्वारा
या कह लीजिए उसके गद्दार ब्राह्मण अधिकारी के द्वारा किला फतह करने का सारा राज मोहम्मद बिन कासिम को बता दिया है, जिससे वो किले देवल को जीतता है। और देवल में वो 3 दिन नरसंहार करता है। जो इस्लाम धन लालच के लालच में या जब वो डर के से ग्रहण कर लेते नहीं तो सभी का कत्ल करता है। 3 दिन स्त्रियों से धन लूटता है। उसके बाद देवल के बाद वो बढ़ता है नीरून। नीरून बौद्ध लोगों का गढ़ था। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंध में बौद्ध लोग कहाँ रहते थे, तो नीरून, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे 3 क्वेश्चन बन चुके। पहला क्वेश्चन वो कौन सा स्रोत है जिससे आपको पता चले कि सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया। दूसरा क्वेश्चन सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे। और तीसरा ये भी पूछा जा सकता है कि सिंध क्षेत्र में बौद्धिस्ट या बौद्ध लोगों का प्रमुख स्थान कौन सा था, तो नीरून। दूसरी विजय उसकी नीरून की होती है। यहाँ पे बुद्धों ने कुछ जो बौद्धिस्ट थे, जो वहाँ के दाई के जो प्रतिनिधि उनसे नाराज थे, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया। तो मोहम्मद बिन कासिम ये नीरून देवल के बाद नीरून को जीतता है। देवल उसके बाद नीरून, ये सब क्षेत्र यहीं पे थे। उसके बाद सबसे वो पहुंचता है सहवान। सहवान वहां पर दाहिर का चचेरा भाई बजहारा शासन करता है। वहां पे उसके पास एक छोटी सी सेना रहती है, लेकिन वो विरोध करता है। लेकिन जब देखता पराजित हो तो भाग के वहां से हट के चलाता है शीशम। शीशम जाटों का स्थान है और वो सहवान पर आसानी से उसका कब्जा हो जाता है मीर कासिम का। उसके बाद चौथा वो विजय करता है शीशम का। ये जाटों के द्वारा शासित क्षेत्र था। काक नाम का जाट यहाँ का वो शासक था। तो वो बजहारा को भी शरण देता है, बजहारा को भी शरण देता है। और ये दोनों मिलके मोहम्मद बिन कासिम का सामना करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते हैं। और मोहम्मद बिन कासिम शीशम पर फिर कब्जा कर लेता है। अब देखिए, देवल से लेके शीशम तक कब्जा हो गया कि राजा दाहिर जो है वो अभी तक ये नहीं प्रयास किया कि कौन है आक्रमणकारी, उसका विरोध आगे करे। वो बैठा इंतजार कर रहा है कि वो जो हमारे क्षेत्र में वहां हमारे उस पर आक्रमण करे, तब वो विरोध करे। अब आ गया नंबर रावण का। रावण यहाँ राजा दाहिर युद्ध करने के लिए आता है और राजा दाहिर बड़ी वीरता से युद्ध करता है। लेकिन होता क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम की सेना का हाथी पे बैठ के राजा दाहिर युद्ध करता है। उसके हौद में एक आग लगी हुई तीर आके गिरती है, जिससे कि हौद जलने लगता है। और हाथी जो जिस हाथी पे वो बैठे रहते हैं वो अपना संतुलन क्या कहते हैं, मानसिक स्थिति उसकी बिगड़ जाती है, इधर उधर भागने लगती है और वो गिर पड़ता है। और गिर पड़ता है तो उसकी सेना देख, और वो गिरने के बाद घोड़े पे चढ़कर युद्ध करता है। लेकिन उसकी सेना देखती है कि जब हाथी पे राजा को नहीं देखती तो उसकी सेना मतलब कह लीजिए उसके अंदर ये भय हो जाता है कि राजा मारा गया या हम हार गए। और सेना का उत्साह डाउन होने लगता है और अंत में राजा दाहिर की हत्या कर दी जाती है। युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त करता है। लेकिन जब ये मोहम्मद बिन कासिम रावण के किले पर पहुंचता है तो वहां राजा की जो पत्नी है रानी बाई, वो उसका असफल विरोध करती है। और जब देखती है कि मुझे सफलता नहीं मिलने वाली है तो वो रानी मतलब वहां की औरतों के साथ जौहर कर लेती है। इस प्रकार आराम से वो क्या नाम है रावण या कह लीजिए सिंध विजय का जो मूल है वो विजय कर लेता है। एक तरह सिंध विजय की पूर्णता यहाँ से उसे मिलती है दाहिर की हत्या के बाद। उसके बाद वो दाहिर की राजधानी अरोर या अलोर पर आक्रमण करता है और आसानी से अरोर को जीत लेता है। अभी इसके सिंध विजय की वो पूर्णता उसे प्राप्त हो जाती है। अरोर के विजय के बाद सिंध की उसे पूर्णता प्राप्त हो जाती है। इसके बाद वो सिख पर आक्रमण करता है। सिक्का पर आक्रमण करता है तो वहाँ के व्यापारी सामूहिक रूप से उसे अपना स्वामी मान लेते हैं। और अंतिम आक्रमण वो करता है मुल्तान पे। आपसे पूछा जा सकता है मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम आक्रमण कौन सा था, तो मुल्तान पर आक्रमण करता है और वहाँ से उसे इतना सोना प्राप्त होता है, इतना सोना कि मुल्तान का नाम सोने का नगर रख देता है। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम अपने सेनापति अबू हकीम को कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा ललितादित्य के द्वारा उसका विरोध होता है और वो असफल होकर वापस आ जाता है। फिर पुनः वो
अपना सिंध पर भारत में आक्रमण करने के लिए भेजता है, और जिसका विरोध गुर्जर प्रतिहार और बादामी के चालुक राजपूतों के द्वारा किया जाता है, और वो मतलब असफल अभियान रहता है। और आपको बात बता दें, गुर्जर प्रतिहार के द्वारा विरोध किए जाने के कारण या आक्रमण को असफल किए जाने के कारण सुलेमान नामक एक लेखक अरबों का सबसे बड़ा शत्रु गुर्जर प्रतिहार के राजा या प्रतिहार राजा मिहर भोज को सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं। इसमें गुर्जर प्रतिहारों के विरोध के कारण उसका अरबों का आक्रमण जब सफल नहीं होता है, उसके बाद आपको बता दें मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है कि भारत में उच्च पदों पर ब्राह्मणों को नियुक्त करता है। अब हम बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम का पतन, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद चर्चा में। तो इतिहासकारों ने दो कारण बताए हैं। पहला कारण ये बताया है कि ताहिर की पुत्री सूर्या और परमल देवी नाम की दो पुत्रियां थीं, उन्हें वो खलीफा के पास भेजता है, और ये दो लड़कियां एक षड्यंत्र करती हैं अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए, और खलीफा से कहते हैं कि जो ये मोहम्मद बिन कासिम है, इन्होंने उसका कौमार्य पहले ही भंग कर दिया है, जिससे वो नाराज हो जाता है और मोहम्मद बिन कासिम की हत्या का आदेश दे देता है कि मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दिया। और जब उस हत्या होने के बाद 100 उन लड़कियों के सामने आता है, तो वो लड़कियां कहती कि ये निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया। तो खलीफा नाराज होके उन लड़कियों को आदेश करता है कि इन्हें घोड़े के पूंछ में बांध कर गिराया जाए, और उन दोनों लड़कियों की भी मृत्यु हो जाती है। एक कहानी ये मिलती है। और दूसरा कहानी ये है कि जब मोहम्मद बिन कासिम विजय करके जाता है, तब तक वहाँ के जो पहले के वाजिद वो थे खलीफा, उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसका उनके भाई सुलेमान और मोहम्मद बिन कासिम के ससुर या चाचा की आप बहुत आपस में विरोध या कह लीजिए एक शत्रुता का भाव होता है। तो सुलेमान क्या करता है कि मोहम्मद बिन कासिम को बंदी बना के मेसोपोटामिया के जेल में भेज देता है, जहाँ पे उसकी मृत्यु होती है। अब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद सिंधु का सूबेदार नियुक्त होता है याजिद या जुनैद। याजिद या जुनैद। और दूसरा इसके बाद हबीब नियुक्त होते हैं। हबीब। अब एक बात आपको और बता दें, अल मसूदी लिखते हैं कि जब मुल्तान पर कोई भी भारतीय राजा या राजपूत या शासक आक्रमण करता है, तो जो या काफिर, अल मसूदी काफिर शब्द का प्रयोग, जब आक्रमण करते हैं तो वहाँ के मुसलमान ये विरोध करने के योग्य अपने को नहीं समझते हैं कि हम जो राजा आक्रमण किए मुल्तान पर, उनका हम विरोध नहीं करेंगे। तो एक करते हैं कि मुल्तान में एक सूर्य मंदिर थी, तो वहाँ के मुसलमान वहाँ की मूर्ति तोड़ने की धमकी देते थे, जिसके कारण आक्रमणकारी अपनी नीयत बदल देते थे और मुल्तान पर आक्रमण नहीं करते थे, क्योंकि सनातन धर्मियों के लिए भाई मूर्ति की दूसरी महत्व है, धार्मिक महत्व है, तो आक्रमणकारी वापस आ जाते थे। अब हम बात करेंगे क्या नाम है मुल्तान अरब आक्रमण के क्या प्रभाव हुए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इतिहासकार टाट जो राजपूतों के बारे में बहुत अध्ययन किए हैं, वो लिखते हैं कि अरब आक्रमण से उत्तर भारत हिल गया, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखे हैं। लेकिन उन्हीं के अपोजिट लेनपुल बुलजले आज इतिहासकार लिखते हैं कि अरबों का आक्रमण जो भारत पर था वो शून्य था। लेकिन ये भी मत हम गलत कहेंगे, क्योंकि अरबों के आक्रमण का भारत पर प्रभाव पड़ा, लेकिन जितना टाट कहते उतना नहीं, और शून्य भी नहीं था। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के या अरबों के आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े, हम उसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले आपको हम बता दें कि इस टॉपिक के बाद इससे पूछे जाने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए और पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी तुरंत इसके बाद जस्ट हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। आप लोग इस टॉपिक का अध्ययन करने के साथ उन प्रश्नों का अध्ययन कर लेंगे, तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस कभी कभी रिवाइज कर लीजिएगा, तो आप मान के चलिए सारे क्वेश्चन
सिंध पर अरबों के आक्रमण और इस्लाम के उदय से संबंधित दोनों का हम प्रश्न डालेंगे कि पूछे गए प्रश्नों का अलग अलग एपिसोड, और आप पढ़ लेंगे तो आपको सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। तो अब हम बात करते हैं सिंध पर अरबों के आक्रमण का प्रभाव। आपको बता दें कि कुछ इतिहासकारों ने बहुत बढ़ा के किया, लेकिन कुछ लोग ने कहा कि शून्य है, लेकिन प्रभाव पड़ा। अब पहला प्रभाव क्या पड़ा? भारत का इस्लाम में प्रवेश, इस्लाम का भारत में प्रवेश, इस्लाम का भारत में प्रवेश। जब इस्लाम का भारत में प्रवेश हुआ तो मंसूर और महफूज आदि नामों के नगर सिंध में बसाए गए। आपसे नगरों के नाम पूछे जा सकते हैं कि सिंध में मुस्लिम बस्ती का क्या नाम था, तो मंसूर हो सकता है या महफूज पूजा हो सकता है। तो ऐसे तो पहला हुआ इस्लाम का विस्तार, इस्लाम भारत में प्रवेश किया। उसके बाद दूसरी बात व्यापार पे आते हैं। पहले क्या था, जो व्यापार था, सामुद्रिक व्यापार था, उस पर अरबों का अधिकार था। अब भारतीय व्यापारी भी अरब व्यापारियों के साथ व्यापार करने के लिए निकले और उनका भी यूरोप अन्य देशों में वो व्यापार में संलग्न हुए, तो एक व्यापार बढ़ा। भारतीय व्यापारी भी व्यापार में, समुद्री व्यापार पे जो उनका एकाधिकार कह लीजिए उस समय था, तो उसमें भारतीय व्यापारी भी हिस्सेदारी करने लगे। और इसके बाद मल, ये नाम ध्यान दीजिएगा, मनक, बाजीगर, सिंधवाद, जैसे वैज्ञानिक बगदाद गए या उन्हें बगदाद आना जाना हो, सिंध गए, मतलब अरब गए। और आपको बता दें कि जो ये मनक था वहाँ के खलीफा हारून का इलाज किया था, हारून का खरीद जो वहाँ था। और धन नामक चिकित्सक बगदाद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बना। धन नामक चिकित्सक बगदाद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बना। यानी भारत के जो विद्वान थे वो बगदाद गए और वहाँ के यहाँ आए होंगे। उसके बाद मतलब भारत की जो चिकित्सा पद्धति वो बगदाद गई। आपको बता, अब एक और होता है, अमीर खुसरो जी बताते हैं कि अबू मसर नामक जोशी, अबू मसर नामक जोशी 10 वर्ष बनारस में आके अध्ययन किया, ज्योतिष का अध्ययन किया, ठीक। और उसके बाद भारतीय अंक पद्धत दशमलव, घनमूल, वर्गमूल, शून्य आदि का परिचय अरब में तो हुआ ही, और अरब वासियों के द्वारा यूरोप में भी हम भारतीय ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। और आपको बताएं, भारतीय ज्ञान को अरब के लोग हिंदासा कहते थे, हिंदास कहते थे। भारतीय ज्ञान तंत्र, भारतीय ज्ञान को अरब के लोग हिंदास कहते थे। इसके अलावा भारत की पुस्तक पंचतंत्र, खंडनायक, ब्रह्म सिद्धांत आज पुस्तकों का भी अनुवाद अरबी भाषा में, फारसी भाषा में किया गया, जिससे भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान, भारत की नैतिक कहानियां या नैतिक ज्ञान भी अरबों को हुआ, अरब तक पहुंचा। इसके अब हम बात करेंगे प्रभाव को देखते हुए, अब हम ये बात करेंगे उनके जीत का कारण क्या था। तो हम आपको बता दें, अरबों के विजय का कारण पहला था मजबूत सेना। उनके पास आधुनिक, उस समय की आधुनिक सेना थी, जबकि ताहिर के पास आधुनिक सेना, मतलब वो युद्ध के लिए, वो अरब वाले युद्ध के लिए लायक रहते थे, जिससे वो अपने सेना का मतलब आधुनिक उस समय की तकनीकी जो विकास था वो किए थे। उनके पास पत्थर फेंकने वाले मशीन मतलब यंत्र था, और तीरंदाज थे, घोड़े और ये ऊंट आज सब थे, लेकिन ये अपने यहाँ अभाव था।
दूसरा कारण यह था कि राजा दाहिर जैसे ब्राह्मण था तो शांत प्रिय था, जबकि अरब वाले आक्रांता थे, जैसे 5-6 राज जीत ही चुके थे, तो उनके तो जिहाद का एक उनके ऊपर कह लीजिए इस्लाम धर्म के प्रचार का एक जुनून था, जिसके कारण वो भारत पे मतलब दुगने उत्साह से आक्रमण किए। और भारत में एकता का अभाव था। यह था कि एकता के देखिए भारत में तमाम बौद्ध और ये सबसे मतलब बहुत अन्य जातियाँ थी जिनमें आपस में सामंजस्य नहीं था, सब मिलकर युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। और दूसरी उसके बाद आपको बताया ही कि नेहरू ने बुद्धों ने गद्दारी की, यहाँ पे क्या नाम है सीसम में जाटों ने गद्दारी की। तो तीसरा कारण आप मानते विश्वासघात भी एक प्रमुख कारण था, जिसके कारण अरब वाले सिंध पर आसानी से विजय किए। और गरीबी थी भारत उसमें, तो इसलिए गरीबी मतलब वहाँ की जनता गरीब थी और शासक के पास उतना था नहीं कि वो अपनी सेना इंप्रूव करे, ये भी एक कारण था। इस प्रकार हम देखते हैं कि अरबों ने कैसे सिंध पर विजय किए, उसके क्या प्रभाव पड़े, इस टॉपिक में हमने अध्ययन किया। अब आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।